2024 का फर्स्ट एनडीए। इसके अंदर आपके लिए 30 डेज का एक एनडीए क्रैश कोर्स डिजाइन किया है आईडी क्लासेस में, जिसके अंदर हमारी एक बेहतरीन इंग्लिश हम 30 दिन में कैसे कवर करेंगे। 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी। मेरा नाम सुष्मित सिंह शेखावत है और मैं आपको एमबीए का जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है बस बात सुनी। मेरा नाम है आर्य भारद्वाज, मैं आपकी जीके इंडियन जीके की क्लासेस में बताइए। जय हिंद। जय हिंद जी। ओके, तो बायोलॉजी स्टार्टिंग रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फाइनल टाइम तो न्यू बैच तो 15 से स्टार्ट होगा ना, तो उसमें दोबारा से पढ़ेंगे। यस, 15 अप्रैल। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आप लोगों को पता है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इस अर्थ के ऊपर कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, अगर आप काउंट करना चाहो तो वो अनकाउंटेबल है, मिलियंस ऑफ है। अलग अलग स्पाइसेस में है, अलग अलग तरीके के हैं, तो उन सब को क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ही तरीके के अंदर या एक ही लिस्ट के अंदर ऐड नहीं कर सकते, उनके लिए आपको अलग अलग ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। तो अलग अलग इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स को एक लिस्ट बनाने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत काम किया है। अब वेरियस टाइप ऑफ किंगडम्स दिए हैं। क्या दिए हैं? किंगडम क्या होता है? किंगडम जैसे आपका क्लासरूम है, अगर क्लासरूम को डिवाइड करना चाहो तो मान लो कि आपके क्लासरूम को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और ग्रुप बी में सारे वीक स्टूडेंट्स हैं। तो आपने क्लास को डिवाइड कर दिया कि ए ग्रुप में सारे इंटेलिजेंट बैठेंगे, बी ग्रुप में सारे वीक स्टूडेंट बैठेंगे। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया कि ए ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर इसी टाइप के जो सेम प्रोसेस करते हो, जिनकी फूड हैबिट सेम हो, जिनकी मतलब जो हैबिचुअल हैबिट्स हैं कि वो कहाँ पे रहेंगे वो सब चीज़ें सेम हो, उनके तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले जो लिनेनस नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने जो है वो सबसे पहले इस तरीके की क्लासिफिकेशन का सिस्टम जनरेट किया था। मतलब सबसे पहले इस तरीके का क्लासिफिकेशन इन्होंने ही बनाया था। अब किस किस तरीके से बनाए गए, तो पहले 1 किंगडम सिस्टम थे जिसके अंदर प्लांट और एनिमल्स आते थे। फिर सबसे पहले तो 2 किंगडम सिस्टम था। कितने किंगडम का सिस्टम था? 2, जिसके अंदर 2 ही ग्रुप थे। एक ग्रुप प्लांट्स का था और दूसरा ग्रुप किसका था? एनिमल्स का। लेकिन अब कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव करते थे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गीज, वो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो प्लांट की तरह बिहेव करते थे। तो इस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए जो आपने पॉन्ड्स देखे, पॉन्ड्स तालाब, उसके ऊपर कुछ प्लांट्स होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के,
ओरिजिनली वो दिखने में आपको प्लांट के जैसे लगते हैं, बट वो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। यस, एल्गी टाइप में होते हैं। वो आपको जब आप उन्हें देखोगे ना तो आपको लगेगा कि प्लांट है, बट वो प्लांट नहीं होता, एनिमल होता है। तो ऐसे कुछ एनिमल्स थे। तो इस तरीके की जब सिचुएशंस आई ना कि आपको पता नहीं चल रहा था कि वो एग्जैक्टली एनिमल है या प्लांट है, तो फिर किंगडम सिस्टम को चेंज करना पड़ा। फिर 3 किंगडम सिस्टम बनाया, वो भी फेल हो गया। फिर 4 किंगडम सिस्टम बनाया, वो भी फेल हो गया। फाइनली जो एक लास्ट सिस्टम बना था वो था 5 किंगडम सिस्टम। अब ये लास्ट सिस्टम है जो आप जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की उसके लिए स्टडी करते हो। अब इसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, तो इसका नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कितने इसके अंदर पार्ट्स होंगे। 5 पार्ट्स होंगे। तो 2 तो बहुत ही बेसिक है, प्लांट और एनिमल। और बताओ, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। क्या बोल रहे हो? ह्यूमंस? यस, ह्यूमंस एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमंस एनिमल्स या मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये 5 किंगडम सिस्टम बनाया गया। अभी किसने बनाया था बताओ? उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने तो फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन दिया था। जो 5 किंगडम सिस्टम था वो R.H. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? सिंपली आप याद रख लो कि R.H. विटेकर या RHW नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इस तरीके का क्लासिफिकेशन दिया था। नहीं, इंडियन नहीं था, ऑस्ट्रेलियन भी नहीं है, इंडियन भी नहीं है, ये फॉरेन साइंटिस्ट है जी। वो एक बार सेट कर लेंगे, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो आगे देखो, अब क्लासिफाई करेंगे, मतलब सबको अलग अलग सेपरेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोनेरा। कौन से एनिमल्स को या कौन से ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया गया जानते हो? थोड़ा बहुत भी पता हो? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा जो आर्क बैक्टीरियाज होते हैं उन सबको कौन से सिस्टम में डाला गया? मोनेरा सिस्टम में डाला गया। मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोपिक टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे? माइक्रोस्कोपिक टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सबको किस में ऐड कर दिया गया? मोनेरा के अंदर ऐड कर दिया गया। अब इसके अंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ऐसे मतलब जो बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना, जो आपको नेक्ड आई से नज़र भी नहीं आते। क्या आप नेक्ड आई से बैक्टीरिया को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो जो नेक्ड आई से आपको नज़र भी नहीं आएंगे ना, उस टाइप के बैक्टीरियाज को या उस टाइप के ऑर्गेनिज्म ऐड कर दिया गया, मोनेरा वाले किंगडम में ऐड कर दिया गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है प्रोटिस्टा। अब इसके अंदर कौन से टाइप के, यस, इसके अंदर किसको ऐड किया गया? ऑटोट्रोपिक जो होते हैं। कौन से? ऑटोट्रोपिक। क्या जानते हो आप ऑटोट्रोपिक के बारे में? ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यस, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? जो खुद से फूड बना लेते हैं। यस, हिट्रो जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और भी टाइप्स के होते हैं, लेकिन वो आपको इतना बेसिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप इतना याद रखोगे, ऑटोट्रोपिक जो खुद से फूड बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या दे सकते हो? प्लांट्स। सारे प्लांट्स क्या करते हैं? खुद से बनाते हैं, ठीक है।
तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन से एनिमल्स को या कौन से ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया गया जो यूनिसेलुलर थे? कैसे थे? यूनिसेलुलर थे, जैसे कि अमेबा, और उनकी हैबिटेट थी वो एक्वेटिक होती थी। इनके अंदर ऐड किया गया के साथ इनकी जो हैबिटेट वो कैसी होती थी? एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब ये जनरली कहाँ पाए जाते थे? पानी में पाए जाते थे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जनरली में पानी में पाए जाएं और उनका जो स्ट्रक्चर है या उनकी जो मतलब उनकी बनावट है, डिज़ाइन, वो कैसी हो? यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर ऐड किया गया। अब आप एग्जांपल दे सकते हो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का जिसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट हो। यस, अमीबा। कौन सा? अमीबा ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है? यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरीके के सारे ऑर्गेनिजम्स को कौन से ग्रुप में ऐड कर दिया गया? प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में ऐड कर दिया गया। अब जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जनरली ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब खुद का फूड खुद से क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। इनका न्यूट्रिशन मोड होता है। इसके अलावा अगर आप इसमें और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो प्रोटोजोआ टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी किस में ऐड कर दिया गया? इसी कैटेगरी के अंदर ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर सारे उन ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया गया जो माइक्रोस्कोपिक थे, और प्रोटिस्टा के अंदर उनको ऐड किया गया जो यूनिसेलुलर थे और उसी के साथ कहाँ पे रहते थे? वो पानी में रहते थे। उनका हैबिटेट कैसा था? एक्वेटिक था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब थर्ड नंबर पे क्या आता है? थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका फंगी या फंगस। इसके अंदर कौन सी ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया गया? बताओ। फंगस। और देखो इनके अंदर नॉन ग्रीन प्लांट्स को ऐड कर दिया गया। अभी बताते हैं। सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स को ऐड कर दिया गया और उनकी स्पेशलिटी क्या थी कि उनका जो इनका जो फूड टेकिंग मेथड होता था ना, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज पे ये फूड बनाते थे। जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते थे ना, मतलब डेड होते थे, मर जाते थे, उसके बाद जब वो गलना स्टार्ट होते थे ना, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स थे उसके ऊपर ये अपना क्या करते थे? फूड बनाते थे। लाइव भी चल रहा है कि नहीं? ओके, तो क्या किया कि जो फंगी वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनको उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर खाना बनाने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स को फंगस वाली कैटेगरी में डाल दिया गया। जैसे एग्जांपल के लिए आप क्या बताओगे? मशरूम। मशरूम क्या करता है? किसी डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अपना खाना बनाता है। ठीक है, यस, वो जो फंगस होता है जो ब्रेड पे लग जाता है वो भी किसकी कैटेगरी में आएगा? फंगी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके अलावा एल्बुको एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है एल्बुको, जो भी इसी कैटेगरी में आता है। जो ऑर्गेनिजम्स या मान लो कोई जानवर है वो मर जाता है, अब उसे ऐसे ही फेंक दिया कहीं पे, तो उसके बाद जो होगा वो डेड ऑलरेडी है, डिके होने लग जाएगा। तब उसकी बॉडी के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स आपको छोटे छोटे नज़र आएंगे ना, वो किस कैटेगरी में आएंगे? फंगी की कैटेगरी में आपको नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब तीसरा जो ग्रुप था, नहीं फोर्थ जो ग्रुप था वो प्लांटे था और लास्ट वाला एनिमल्स था। तो प्लांट्स में सारे ग्रीन प्लांट्स आ गए। क्या आ गए? सारे ग्रीन प्लांट्स इंक्लूड कर दिए गए। वहीं जो एनिमल्स थे उनके अंदर सारे जितने भी एनिमल्स थे इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनको भी डाल दिया गया, एनिमालिया के ग्रुप के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, तो ये था एक क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम का जो लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड करता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? लिविंग वर्ल्ड की चीज़ें। ये जो 5 किंगडम सिस्टम है ना,
इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिविंग वर्ल्ड है। क्या है? लिविंग को किसकी कैटेगरी में डाला? जो नॉन लिविंग थे उनको किस में डाला? आपको लगता है कि नॉन लिविंग को भी क्लासिफाई करने की ज़रूरत है? लिविंग्स तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो लिविंग होते हैं ना वो तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उनको आपने क्लासिफाई करने की ज़रूरत पड़ी और आपने अलग अलग ग्रुप्स के अंदर उनको क्या कर दिया। क्या आपको लगता है कि नॉन लिविंग को भी आपको क्लासिफाई करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए? क्या उनकी क्वालिटीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं नॉन लिविंग की? देखो, लिविंग जो होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस की बात करें तो वही न्यूट्रिशन का डिफरेंस, रेस्पिरेशन का, डाइजेशन का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर नॉन लिविंग की बात करते हो ना, तो उनको किसी तरीके से क्लासीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जनरली नॉन लिविंग कैसे होते हैं, सेम होते हैं, एक ही कैटेगरी के होते हैं। अब उनको आप डिवाइड करते हो, वो किसके बेस पे डिवाइड करते हो? उनके कंपोजिशन के बेस पे। किसके बेस पे? कंपोजिशन के बेस पे। ठीक है, तो नॉन लिविंग्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अलग अलग टाइप से मटेरियल के बेस पे, कंपोजिशन के बेस पे, पार्टिकल्स के बेस पे उनको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और वो केमिस्ट्री में होता है। ठीक है, बायोलॉजी में जो नॉन लिविंग है ना, ये जो नॉन लिविंग का जो डिवाइडेशन है वो केमिस्ट्री में होता है। बायोलॉजी के अंदर सारे नॉन लिविंग्स एक ही कैटेगरी में आते हैं, वो है लिविंग कैटेगरी, और लिविंग्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नहीं? चलो देखो, अब क्या है, साइंटिस्ट ने क्या काम किया, कुछ साइंटिफिक नेम्स दे दिए, और ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जिसने कुछ चीज़ों को क्या कर दिया, साइंटिफिक नेम्स दे दिए। जैसे मैन, मैन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। ह्यूमन बोल दो या फिर मैन बोल दो, तो इसको क्या नाम दिया गया? ये इसका साइंटिफिक नेम है। मतलब सारे ह्यूमंस को आप क्या बोलोगे साइंटिफिक में, ये साइंस की लैंग्वेज में होमो सेपियंस बोलोगे। वैसे ही कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। और कैट को क्या नाम दिया गया? फेलिस डोमेस्टिका। क्या नाम दिया गया? यस यस। क्या कर जाती है? पर्टिकुलर हाइट से जो बिल्ली होती है वो क्या कर जाती है? सेफ लैंडिंग कर जाती है। देखो, एक तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से, और दूसरा उसकी बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, उसकी वजह से वो सेफ लैंडिंग कर जाती है। अगर वही काम ह्यूमंस करें, मान लो आपको किसी पर्टिकुलर हाइट से जंप करवा दिया जाए, तो एक तो ये होता है कि आपको लैंडिंग करने का तरीका पता होना चाहिए, किस तरीके से, मतलब स्ट्रेट लैंडिंग करनी है या फिर वर्टिकल फॉर्म में करनी है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। दूसरा, जो कैट्स होती है ना, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, दैट्स वाई वो सेफली लैंडिंग कर जाती है। ठीक है, यस, बैलेंसिंग कर लेती है। तो जो कैट्स होती हैं उनका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका क्यों दिया गया? क्योंकि जनरली ये डोमेस्टिक एरिया के अंदर पाई जाती है। डोमेस्टिक एरिया मतलब घरेलू एरिया। ठीक है, तो जिस भी एनिमल या जिस भी उस ऑर्गेनिज्म के साथ आपको डोमेस्टिक वर्ड मिलेगा, मतलब वो कहाँ पाया जाएगा? घरेलू एरिया में। जैसे आपका जो लिविंग वर्ल्ड है जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, उस एरिया के अंदर जनरली ये पाई जाती है। थर्ड नंबर पे आता है मैंगो। मैंगो का केमिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम क्या दिया गया? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम्स हैं जो कुछ चीज़ों को दिए गए हैं। तो 2-3 हैं जिनका नाम आपने याद रखना है। एक तो ये तीनों, मैन का, कैट का, मैंगो का, और उसी के साथ आपको हाउस फ्लाई का याद रखना है। हाउस फ्लाई का जो नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ों के नाम हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, नोट डाउन हो गया? चलो, अब यहाँ तक आपने क्या कर लिया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर लिया और ये देख लिया कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा।
अब इसके बाद जो सबसे फर्स्ट बात आती है ना, वो एक क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के बाद और उसके बारे में इतना पढ़ने के बाद कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा, ये 2 क्वेश्चंस आते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर 3 बेसिक डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले डाइजेशन, उसके बाद होता है रेस्पिरेशन और थर्ड नंबर पे होता है एक्सरेशन। ठीक है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सरेशन के बेस पे ही आप पता कर सकते हो कि कोई चीज़ लिविंग है, कोई चीज़ नॉन लिविंग है। वैसे बहुत सारे विजिबल कॉमन डिफरेंस होते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, लेकिन उनको आप एक परफेक्ट जो डिफरेंस है ना वो कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है ग्रोथ का मतलब बढ़ना होता है। बढ़ो कैसे, खुद से बढ़ो या कोई दूसरा आपको बढ़ाए। जैसे मान लो नॉन लिविंग टेबल है आपके पास, अब वो खुद से ग्रो करे या आप उसके अंदर जो और लेंथ ऐड करके आपको उसको ग्रो करो, बड़ा तो वो हुआ ना। तो वही केस होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप कंसिडर नहीं कर सकते। अगर मेजर डिफरेंस कंसिडर करोगे तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सरेशन, ये 3 डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये 2 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट है हाउ ऑर्गेनिजम्स मेड, ऑर्गेनिजम्स आखिर बने कैसे। और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द बेस ऑफ लाइफ, जो लाइफ इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है उसका बेस क्या है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। बताओ ऑर्गेनिजम्स कैसे बने होंगे और जो बेस है लाइफ का वो क्या है। आंसर क्या है, सेल। आंसर क्या है, सेल। लाइफ का बेस क्या है, सेल है। सबसे पहले एक सेल बना था और उसी सेल से मिलके फिर टिश्यूज बने, टिश्यू से मिलके मसल्स बनी, मसल्स से मिलके बोन्स बने, देन एक ऑर्गेनिज्म बन गया। उस ऑर्गेनिज्म से फिर और ऑर्गेनिज्म बनने लगे। तो स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिजम्स बने थे तो वो किससे बने थे, सेल से बने थे। और लाइफ का बेस क्या है, सेल है। मतलब सेल से ही सब कुछ चीज़ें बनी है, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो सब किससे बनी है, सेल से बनी है। आपकी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल है। इसको आप एक और नाम से जानते हो, बेसिक यूनिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर बेसिक यूनिट। इसके अलावा फंक्शनल यूनिट के नाम से भी आप जानते हो। फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर बेसिक यूनिट, तीनों ही नाम किसको दे सकते हो आप, सेल को दे सकते हो। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं ना वो सब कौन करता है, सेल करता है। आपकी बॉडी का जो बेस बनाता है वो बनाता है, सेल बनाता है। उसी के साथ अगर आपकी बॉडी की सबसे छोटी कोई इकाई है, सबसे स्मॉलेस्ट कोई यूनिट है, तो वो क्या है, सेल है। ठीक है, तो सेल ही आपके जो बॉडी है या जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका बेस होता है। ठीक है, समझ गए। अब सेल की स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको एक स्पेशल सब्जेक्ट दिया जाता है और उस सब्जेक्ट का नाम होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर किसके बारे में पढ़ाया जाता है, सेल के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब सेल की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे है, it is the functional and structural unit of, ये होती है सेल की डेफिनेशन। इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ह्यूमन लाइफ की, एनिमल्स लाइफ की, या इस अर्थ के ऊपर या फिर इस यूनिवर्स में अगर कहीं और पे भी लाइफ प्रेजेंट है ना, वहाँ पे भी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट और जो फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वो क्या होगी, सेल। लाइफ की फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, सेल है। अब बात करते हैं सेल की डिस्कवरी किसने करी थी। तो 1665 ईयर के अंदर रॉबर्ट हुक का नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने सेल की क्या करी थी,
डिस्कवरी करी थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। कैसे सेल की डिस्कवरी करी थी? डेड सेल की। तो लिविंग सेल की किसने करी थी? किसने? यस, किसने करी थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी एंटोनी लिवेनहोक या फिर ए लिवेनहोक आप सिंपली बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखोगे डेड सेल की डिस्कवरी अगर आपसे पूछे तो रॉबर्ट हुक, और लिविंग सेल की डिस्कवरी पूछे तो ए लिवेनहोक ने करी थी, ठीक है। यहाँ अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि ओनली ये बोल रहा है सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, उस केस में आपका आंसर रॉबर्ट हुक होगा। अगर स्पेसिफाई कर दे कि लिविंग सेल की किसने करी थी तो फिर आप क्या आंसर करोगे? लिवेनहुक आंसर करोगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सेल की डिस्कवरी बताओ तो फिर उसका आंसर रॉबर्ट हुक ही आता है। ईयर कौन सा था? 1665, ठीक है। और कहाँ पे डिस्कवरी करी थी? जो डेड सेल था उसकी डिस्कवरी कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर करी थी? यस, किस में करी थी? पेड़ की छाल में। अब इसके लिए अलग अलग कंसेप्चुअल मतलब थ्योरीज दी गई हैं। कोई आपको ऐसे बोलेगा कि बार्क ऑफ लीफ मतलब पेड़ की छाल में करी थी, कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रेड के ऊपर करी थी, ठीक है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं जो ऑनियन का पील होता है ना, ऑनियन का जो बिल्कुल पतला वाला पील होता है उसके ऊपर करी गई थी। तो अब आपको ये चीज़ या ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुई थी, बस ये याद रखना है कि डेड सेल की लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। नहीं? अब क्लासीफाई करते हो स्मॉलेस्ट, लार्ज की कैटेगरी में। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन, और बिगेस्ट ठीक है। 3 टाइप के सेल्स हैं, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट और लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा जो कि एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। जो बिगेस्ट सेल होता है वो है ओस्ट्रीचेक, और जो लार्जेस्ट सेल है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अपने नर्वस सिस्टम जो होता है ना वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूरॉन्स काम क्या करते हैं? न्यूरॉन्स जो होते हैं, यस, ब्रेन सेल्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र का काम करते हैं। क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र का काम करते हैं। किसी को प्रॉब्लम है इधर तक? नो, ठीक है। अब देखो आगे, 2 साइंटिस्ट थे, स्लाइडन एंड स्वान। इन्होंने क्या दी थी? सेल थ्योरी। क्या दी थी? सेल थ्योरी। और अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी अगर ईयर भी लिखना चाहो तो 1838 और 39, ठीक है, ये ईयर। तो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, मतलब सेल के बारे में पहले इन्होंने स्टडी की होगी, उसके बाद इन्होंने अपने कंसेप्चुअल जो भी इनके थे वो सारी बातें बताई थी। इन्होंने क्या बताया था? 3 बातें बताई थी इन्होंने। सबसे पहले सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं? सेल से बने हैं। दूसरे नंबर पे जो नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। और तीसरी बात बताई थी कि हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिक बातें इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में बताई थी। फर्स्ट थी ऑल ऑर्गेनिजम्स are made up of cells. ये 3 बेसिक बातें इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताई थी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो न्यू सेल्स होंगे वो किससे बनेंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगे। मतलब जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसी सेल से नया सेल बनेगा। और तीसरी बात बोली थी हर सेल के पास अपना एक खुद का क्या होगा? न्यूक्लियस होगा जो कि उसके सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जैसे आपने बोला
मान लो ये आपके पास एक क्या है, सेल है, क्या है, सेल है। अब इसके सेंटर ये सेल का मान लो क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये हर एक सेल के अंदर होगा, ऐसा नहीं है कि किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब आप आगे फर्दर बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, जो आरबीसी होते हैं, उनके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अदरवाइज हर एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर एक क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये सेल है आपका, इसके अंदर ऐसा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। और यही डीएनए क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो ओल्ड जनरेशन होती है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, और उसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन से कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं जो इनिशियल वाली जनरेशन से नेक्स्ट वाली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और यही रीज़न होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे, और जो बच्चे होते हैं ना, उनका फेस अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है, क्योंकि जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि आप आउटर अपीयरेंस में कैसे नज़र आओगे और आपके अंदर इनर क्वालिटीज़ क्या क्या होंगी। तो जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। और जो डीएनए होता है वो क्या काम करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, अब डीएनए के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डीएनए होता है वो एक एसिड से बना होता है। किससे बना होता है, डीएनए एक एसिड से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट डीएनए न्यू बॉडी की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो ये है, एक नोट है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। इसका मतलब क्या होता है, इस दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सिंगल सेलुलर हो, या ट्रिपल सेलुलर हो, ठीक है, मतलब उनके अंदर फर्दर जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो एक डेवलप जो ऑर्गेनिज्म है वो बन जाते हैं, उसके बाद चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो, चाहे वो मल्टी कैटेगरी के अंदर आते हो, सिंगल के अंदर आते हो, डबल के अंदर आते हो, ट्रिपल के अंदर आते हो, ठीक है। लेकिन जब उनकी स्टार्टिंग होती है ना, मतलब जब वो बनना स्टार्ट होते हैं, उस टाइम पे वो कैसे होते हैं, हमेशा हर एक ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, सिंगल सेलुलर होता है, मतलब एक ही सेल होता है सबसे पहले जब ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होता है। इवन जब ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है ना, उस टाइम पे भी एक सिंगल सेल होता है, उससे फिर वो मल्टी सेलुलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये नोट याद रखेंगे, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, समझ गए। चलो, अब सेल्स के अंदर पार्ट्स होते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जैसे आप लोग कुछ पार्ट्स के नाम जानते होंगे, जानते हो, ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, सेल के पार्ट्स हैं। लाइजोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये सब क्या हैं, सेल के पार्ट्स हैं। सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्रोटोप्लाज्म, ये सब सेल के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल और बेसिक सेल के पार्ट्स, सेल वॉल। न्यूक्लियस के बारे में तो हमने अभी पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, वो सारी चीज़ें, तो वो भी एक सेल का पार्ट है। अब सेल वॉल क्या होती है, सेल को जो आउटर सरफेस से कवर अप करके रखती है, जैसे आपकी बॉडी को क्या कवर करती है, स्किन,
आपकी बॉडी को क्या कवर करती है? स्किन। तो आप अपनी बॉडी का आउटर कवरिंग किसे बोलोगे? स्किन को। अगर आप इनर कवरिंग को बोलते हो, मतलब जहाँ पे आपकी बॉडी खत्म हो जाती है, तो वो क्या होता है? बाहर से जब आप देखते हो तो सबसे पहले आप मतलब स्किन हो गई आपकी आउटर कवरिंग। तो जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या है आपकी बॉडी में? मतलब उसके बाद आपकी बॉडी बिल्कुल खत्म है, उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं बचेगा। इनर मोस्ट पार्ट क्या हो सकता है? क्या होता है? बोन्स। आपने देखा होगा ना, जब ह्यूमंस की डेथ हो जाती है, एनिमल्स की भी अगर डेथ हो जाती है, तो फाइनली उनकी बॉडी पूरी तरह से डिके हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या चीज़ बचती है? बोन्स। बोन्स के अलावा कुछ बचता है? नहीं। तो आपका जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो आप बोल सकते हो स्किन है, और स्किन की भी आउटर लेयर है। इनर लेयर आपको नजर आती है स्किन की? नहीं नजर आती। स्किन आपकी लेयर्स में प्रेजेंट होती है, जानते हो ना। तो स्किन का भी जो आउटर लेयर है वो आपकी बॉडी का आउटर मोस्ट पार्ट है। अगर इनर मोस्ट पार्ट की बात करते हो तो वो क्या है? बोन्स है। बोन्स के बाद में आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं बचता है। अगर आपकी बॉडी बोन्स की हद तक डिके हो गई है ना, तो इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट पार्ट होता है आपके स्किन, और इनर मोस्ट पार्ट होता है बोन्स। वैसे ही सेल के पास भी पार्ट होते हैं। तो जो सेल का आउटर मोस्ट पार्ट है ना, वो क्या है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर सेल के पास कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, या फिर अगर बाहर की साइड सबसे पहले क्या आता है? सेल वॉल आती है। तो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल इज सेल वॉल। अब सेल वॉल आपके सेल के लिए क्या क्या फंक्शन करेगी? इट प्रोवाइड शेप ऑफ सेल। मतलब इस सेल को क्या प्रोवाइड करती है? शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है, समझ गए। तो सेल वॉल है जो कि रिजिड होती है। रिजिड का मतलब जानते हो ना, मतलब यस, ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस होती है, फिर कठोर होती है। इसका नेचर अगर आप लिखना चाहो तो इसका नेचर कैसा होता है? रिजिड होता है, ठीक है। इसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या आती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे ही सेल वॉल फिनिश होती है, वैसे ही क्या स्टार्ट होती है? सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है। जैसे मान लो ये आपके पास सेल है, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी क्या हो गई? सेल हो गई। और इसके बाद वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो ऐसे होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन आपके उसके लिए, सेल के लिए क्या काम करती है? अब पहले तो ये जान लो कि इसको कभी कभी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोल दिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है दोनों। तो ये काम क्या करती है? ये एनिमल सेल के अंदर जनरली पाई जाती है, और उसको कवरिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप लोग ये बात याद रखेंगे कि जो सेल वॉल होती है ना, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है। वहीं पे जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस में पाई जाएगी? एनिमल सेल के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। एनिमल सेल को आउटर कवरिंग कौन प्रोवाइड करेगा? सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल को आउटर कवरिंग कौन प्रोवाइड करेगा? सेल वॉल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली 9th 10th 11th 12th में सेल का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, कैसा नजर आता है सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों अलग अलग नजर आते हैं। उनकी शेप साइज तो देख रखी है, दिखाना पड़ेगा। फोटो दिखाऊं? सेल का फोटो देखा है ना आपने, पिक्चर? अभी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको लास्ट में एक बार सेल की पिक्चर दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन फंक्शन क्या करती है? तो ये मूवमेंट
करती है सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट्स को रेगुलेट करती है। मतलब ये सेल था आपके पास, इस सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल है और इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है। अब कोई चीज़ सेल के अंदर आएगी या कोई चीज़ सेल से बाहर जाएगी, तो इस चीज़ को कंट्रोल कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन इस चीज़ को कंट्रोल करेगी। मतलब कोई चीज़, मान लो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को सेल के अंदर आना नॉट अलाउड, तो उसको अलाउ करेगी, मतलब नहीं अलाउ करेगी सेल मेम्ब्रेन। अब मान लो आपके सेल के अंदर कोई वायरस आ गया है, तो उसे बाहर निकालने का काम कौन करेगी? सेल मेम्ब्रेन करेगी। तो मतलब कोई चीज़ अंदर आ रही है, कोई चीज़ बाहर जा रही है, उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है। तो आप नॉर्मली ये समझ सकते हो कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो एज अ डोर एक्ट करती है। डोर का मतलब दरवाजा होता है, दरवाजे से ही अंदर या बाहर आए जा सकते हैं। तो अपने समझने के लिए आप ये लिख सकते हो एज अ डोर एक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो? चलो अब नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म ये एक तरीके का फ्लूइड होता है। क्या होता है? एक तरीके का फ्लूइड होता है। फ्लूइड समझते हो ना क्या होता है? एक टाइप का फ्लूइड होता है जो किसके अंदर फिलअप होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक टाइप का फ्लूइड होता है। अब ये जो फ्लूइड होता है, ये काम क्या करता है? जैसे आपके सेल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर हो गया, आयंस हो गए, उसी के साथ वाटर, आयंस, सोल्ट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ये सारी जो चीज़ें होती है किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सेल के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। इन सबको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ये करता है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट होती है? इसी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जितने भी पार्ट है ना, ये सेल का क्या है? एक लिविंग पार्ट है। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि ऑल्दो ह्यूमन बॉडी के अंदर सारे सेल्स लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे सेल होंगे? लिविंग सेल होंगे। लेकिन जो सेल होता है ना, उसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। सेल के अंदर भी क्या होते हैं? दो टाइप के पार्ट्स होते हैं। एक लिविंग पार्ट होता है और एक नॉन लिविंग पार्ट होता है। सेल के अंदर कितने टाइप के पार्ट्स होते हैं? दो टाइप, लिविंग और नॉन लिविंग टाइप के पार्ट्स होते हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल का कैसा पार्ट है? लिविंग पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपके सोल्ट, वाटर, आयंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं, जो सारे किसकी तरह एक्ट करेंगे? एज अ फूड। ये सब क्या होता है? फूड होता है सेल के लिए। जो सेल होता है वही तो आपकी बॉडी में फूड को स्टोर करता है। तो सेल के लिए भी कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा पार्ट होना चाहिए जो फूड को क्या कर सके? स्टोर कर सके। ये सारा जो पार्ट है वो सेल का कौन सा पार्ट होता है? लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, समझे? अगर बात करते हैं ना कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी डिस्कवरी या फिर नेमिंग किसने करी थी, तो इसकी डिस्कवरी करी थी एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम है पुरकेंजे। 1839 में करी थी। – 1839 के अंदर इसकी डिस्कवरी या फिर नेमिंग हुई थी। नेमिंग का मतलब समझते हो ना? नेमिंग का मतलब जानते हो? मतलब उसको नाम देना। ठीक है, तो 1839 के अंदर इसको नेम किया गया था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? नो? चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो सेल का पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है साइटोप्लाज्म? जानते हो? यस, न्यूक्लियस के बाहर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो मटेरियल है सारा के सारा, वो क्या होता है?
प्लाज्म होता है। जैसे ये आपका सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, और आप एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि इस सेल के अंदर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों चीज़ें मतलब सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, और यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उस फ्लूइड को आप क्या बोलोगे? यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उस फ्लूइड को क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म। अब जो रिमेनिंग एरिया सेल का बच गया ना, ये वाला, ठीक है, इस वाले एरिया को आप क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जो न्यूक्लियस के आउटसाइड जो कवरिंग होगी ना, वो क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो उसके बाहर का सारा एरिया क्या होगा? आपका साइटोप्लाज्म होगा, मतलब वो सारा एरिया जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो कहाँ पाया जाता है? आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, समझ गए। अब एक और फ्लूइड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कहाँ पे होता है? इधर फिलअप होता है, इस वाले एरिया में, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है ना, उसी के पास वाले एरिया में क्या होता है? फिलअप होता है। कहाँ पे? इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक मिनट, इधर नहीं होता है, इधर होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, उसके इनसाइड होता है। साइटोप्लाज्म तो कहाँ था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड था, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा वो कहाँ होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट होगा। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एटसेट्रा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, ये सब किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। और न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ गए। अब इसकी परसेंटेज भी लिख लेंगे आप कि अराउंड 76% ऑक्सीजन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और 10.5% कार्बन होता है, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो अराउंड 2.5% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो इनकी परसेंटेज भी आप एक बार लिख लेंगे, और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या आ जाएगा? 80% पार्ट जो है वो वाटर होता है। एटी 80% पार्ट क्या होता है? पानी होता है, ठीक है, समझ गए। ओके, तो ये थे आपके सेल के कुछ बेसिक पार्ट्स। अब यहाँ पे एक रेशियो आपको याद कर रखना है। जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर दोनों टाइप के कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ये रेशियो आप याद रखेंगे। प्रोटोप्लाज्म के अंदर 81 और 19 का रेशियो होता है। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेशियो है किसके अंदर? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है? नो? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स थे सेल के और जिनके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। बाकी जो है वो हम कल पढ़ेंगे, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये सारी चीज़ें आएंगी, जो कि थोड़े एडवांस पार्ट्स होते हैं सेल के।